हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नीट सुप्रीम। हम कर रहे थे क्लास ट्वेल्थ की सीरीज। जैसा कि आपको पता होगा, वी आर डूइंग ऑल इम्पॉर्टेंट क्लास ट्वेल्थ इम्पॉर्टेंट डायग्राम, जिसमें हम नीट में आने वाले और कुछ बोर्ड्स में आने वाले भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कवर करेंगे। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। हो सकता है मुझसे कुछ डायग्राम्स छूट रहे हों, बट मेरे हिसाब से, एटलीस्ट मेरे हिसाब से, वो डायग्राम्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसीलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। सो लेट्स स्टार्ट। हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम लास्ट की यूनिट पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम 14 चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। इसमें टोटल 16 चैप्टर हैं। वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 चैप्टर्स, जिसमें हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं। हमने लास्ट टाइम ऑल इम्पॉर्टेंट जो बायोम्स थे और एज पिरामिड एक्सेट्रा था, वो हमने कवर किया था। यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। उनके लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, क्लास 11th एंड क्लास 12th के दोनों के ऑल इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स के। इसमें इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, दिस इज फिगर 14.1। दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीकम्पोजिशन साइकिल ऑफ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। So we have here figure 14.1, that is a diagrammatic representation of decomposition cycle of a terrestrial ecosystem. ये आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बल्कि लास्ट यूनिट से दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, डायग्राम के साथ साथ। और अगर अच्छे से डायग्राम्स को समझ लिया जाए तो मैं पहले ही कहता हूँ कि 50% से ज़्यादा आपका जो सिलेबस है वो कवर होता है ओनली फ्रॉम द डायग्राम्स। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं, सबसे पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो लार्ज ऑर्गेनिज्म हैं उनमें आते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास एक ट्री। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हम एक ट्री की बात करें, हम एक ट्री की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे ईजीली स्टडी कर सकते हैं, वाइल ये किसी भी और ऑर्गेनिज्म के लिए पॉसिबल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रू है। हम एक ट्री का एग्जांपल ले रहे हैं। सो हेयर डू वी हैव अ ट्री ग्रोज इन अ सॉइल, अ ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड। डेफिनेटली एक ग्रीन लीफ गिर जाती है। सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी एंटर वेब, फूड वेब। जो इस ग्रीन लीफ जो गिरी थी वो डिफरेंट इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स से खाई जाती है, एंड डेफिनेटली अगर वो डीकम्पोजर्स या फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास चली जाती है, तो वो जो है वो फूड चेन, या फिर आपको पता है कि एक्चुअली फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, फूड वेब एग्जिस्ट करती है, तो वो फूड वेब में एंटर कर जाती है वो जो ग्रीन लीफ है। नाउ उस ग्रीन लीफ के साथ क्या होता है, that first goes to leaves partially consumed by decomposers such as fungi. आप इनके एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। व्हाट आर दे? फंजाई एंड बैक्टीरिया। दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। जो लीफ है वो पहले तो फिर भी छोटे बड़े तोड़ दिया गया हो, बट स्टिल दे आर लाइक लीफ, बट आफ्टर द डिकम्पोज देम दे बिकम लिटर। दे लूज देयर फॉर्म। नेक्स्ट दूसरा क्या होता है इसके साथ, द लीफ गोज फ्रॉम द प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर टू द ऑर्गेनिक रिच सॉइल। वो सॉइल में चले जाता है, और जो डीकम्पोजर्स के पास जो लेटर था, दैट फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंजाई एक्सेट्रा। इस जो सॉइल में और भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्चुअली अर्थवॉर्म भी इनकी कैटेगरी में आता है, और जो बाकी छोटे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंजाई एक्सेट्रा, ये सारी जो ऑर्गेनिज्म है ये उस लिटर को और भी ज़्यादा डिकम्पोज करते हैं। दे फाइनली कन्वर्ट इट टू ऑर्गेनिक मटीरियल एंड पुट इट इनटू द सॉइल। ऑर्गेनिक रिच सॉइल बना देते हैं। देन इस ऑर्गेनिक रिच सॉइल को अगेन प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड द साइकिल कंटिन्यूज, राइट। नेक्स्ट हमारा डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज फिगर्स 14.6, सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ कार्बन साइकिल इन द बायोस्फीयर। इससे कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता चलती हैं। सबसे पहले तो ये कि CO2 का जो आपका मेन स्टोरेज है वो है एनवायरनमेंट में। CO2 जो एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट में रहती है। वैसे ये जो कार्बन है वो काफ़ी हद तक लैंड में एज कोल, गैसेस एंड जो कैल्सिफाइड रॉक्स हैं उनमें भी पाई जाती हैं, बट मेन जो स्टोरेज है वो माना जाता है एटमॉस्फेयर को। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन को वापस लेके जाता है एटमॉस्फेयर में। उसका जो फॉर्मेशन है वो कुछ तरीक़ों से होता है, जैसे रेस्पिरेशन थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल्स, बर्निंग, डायरेक्ट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और द ऑर्गेनिक मटेरियल,
और द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम एंड कोल, राइट। इनसे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस से एटमॉस्फेयर में जा रहा है। एंड सम कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है वापस इनटू द लैंड। ये फिक्सेशन का सबसे अच्छा प्रोसेस तो है फोटोसिंथेसिस टेरेस्ट्रियल फूड चेन में। एंड रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन वाला ये जो लाइन है ये एरो उल्टा दिया गया है, द एरो शुड बी अप। ऑल्सो जो द कैलकेरियस सेडिमेंट्स जो हैं, ये क्या होता है, कुछ आपको पता होगा जो कुछ फिशेज हैं वो क्या करती हैं कि वो जब ब्रीथ आउट करती हैं, जब CO2 छोड़ती हैं, तो द एयर जो एयर वो छोड़ती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर में नहीं जाता है, कुछ जो है वो वाटर में ही डिजॉल्व होकर रह जाता है। एंड वो CO2 फाइनली जो कई सारे ऐसे शेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं या फिर कुछ और ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि उसे यूज़ कर लेते हैं टू मेक देयर शेल, टू मेक स्टोन्स और मोती बनते हैं, आपको पता है, उन सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है, राइट। सो इस तरीके से साइकिल चलता रहता है लैंड एंड एटमॉस्फेयर के बीच में। Important diagram, we have a simplified model of phosphorus cycle in a terrestrial ecosystem. This is more important than carbon cycle. Carbon cycle आप फिर भी एक कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि कार्बन का जो रिलीज है वो कैसे हो सकता है एंड कार्बन का फिक्सेशन कैसे हो सकता है, बस phosphorus cycle is a little bit different. We can see here जो फॉस्फोरस का मेन स्टोरेज है दैट इज इन रॉक्स, इसका मतलब वो लैंड में मेनली पाई जाती है। देन रॉक्स की आपको पता है विदरिंग होती है, विदरिंग मतलब रॉक्स का टूटना फूटना और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाना। एंड दे फाइनली टूटते टूटते सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सॉइल जो है या तो रन ऑफ कर सकती है, पानी के साथ बह के कहीं भी जा सकती है, या फिर अपटेक की जा सकती है इस सॉइल में से जो फॉस्फोरस है वो प्रोड्यूसर यानी प्लांट के द्वारा। प्लांट ने इसे ले लिया, प्लांट को कंज्यूमर खाएगा, देन डेट्रिटस यानी वो लिटर और छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टूट जाएगा। देन ये छोटे छोटे कंपाउंड्स जिनमें टूट गया है देन दे गेट डीकम्पोज यानी बिल्कुल ही डीकम्पोज होके फॉस्फोरस और जो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें टूट जाएंगे। एंड दे अगेन गेट रिलीज्ड इनटू द सॉइल एंड सॉइल के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड अगेन ये या तो अपटेक कर लिए जाएंगे या फिर वाटर के साथ रन ऑफ हो जाएंगे। Next diagram we have electrostatic precipitator. Electrostatic precipitator हमें पता है लास्ट चैप्टर वी हैव फिगर 16.1, ये 16th चैप्टर से है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दो पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो इससे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और दूसरा ये कि ये जो है कुछ और हमारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को भी बिल्डअप करता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स की कॉन्सेप्ट से हम इसे समझ सकते हैं, फिर ये इलेक्ट्रोस्टैट्स की कॉन्सेप्ट को हमें समझाने में मदद भी करता है। वी कैन सी कि यहाँ पे हमारे कुछ वायर्स लगे हुए हैं विच आर कलेक्टिंग प्लेट ग्राउंडेड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा चीज़ों से टकराने और रब करने की वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से वो अगर किसी भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के आसपास जाएंगे तो वो उससे अट्रैक्ट होंगे एंड फाइनली उससे बाइंड हो जाएंगे। उसी प्रिंसिपल को यहाँ पे यूज़ किया गया है। वी कैन सी हियर, यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज वायर लगा दी गई है। नेगेटिवली चार्ज वायर है तो जो हमारी पॉजिटिवली चार्ज डस्ट है, डर्टी एयर है, वो जब यहाँ से पास होगी तो वो इस वायर की तरफ अट्रैक्ट होगी एंड फाइनली इससे बाइंड हो जाएगी। जब इससे बाइंड होगी तो इस नेगेटिवली चार्ज वायर से ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी एंड फाइनली बिकम न्यूट्रल। न्यूट्रल होने के बाद ये जो है वहाँ पे फॉल ऑफ हो जाएगी और वहाँ पे इसे कलेक्ट किया जा सकता है डर्ट पार्टिकल्स को, और जो क्लीन एयर है वो यहाँ से पास ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट डायग्राम वी हैव द बायोमैग्निफिकेशन, फिगर 16.5, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT इन एक्वेटिक फूड चेन। वैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। वी नो कि इसकी वजह से जो फूड चेन है वो भी डिस्ट्रॉय होती है और इसकी वजह से जो मरीन एंड एक्वेटिक फिशेस होती हैं, एक्वेटिक फिशेस और मरीन फिशेस का मतलब ये है जो कि सी के पास रहती हैं या फिर सी फूड खाती हैं, वो फिशेस जो हैं वो काफ़ी हद तक खतरे में आ गई हैं एंड कई सारी तो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। सो वी सी हियर होता क्या है, जो वाटर है उसमें हम जब DDT फार्म्स में यूज़ किया जाता है जो, तो वो वाटर के साथ धीरे धीरे रन ऑफ करके नदियों में और या फिर ओशियंस में पहुंच जाता है। तो ये जो DDT है ये फैट सॉल्यूबल होता है, ये हम ध्यान रखेंगे। जब वाटर में ये पहुंच जाता है तो क्या होता है कि इसे सबसे पहले जू प्लैंक्टन्स
जो है ले लेते हैं, यानी वाटर ड्रिंक करेंगे, उसके साथ डीडीटी भी आ जाएगा। एंड जो डीडीटी है वो फैट सॉल्युबल है, इसीलिए उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाता है। हमारे सेल्स में फैट सॉल्युबल चीज़ें आसानी से एक्यूमुलेट हो पाती हैं, ये आपको पता होगा। सो जो डीडीटी है वो एक्यूमुलेट होता जाता है और वो कांट बी एक्सक्रीटेड। मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रखे हैं, यू कैन सी इट। तो जो जू प्लैंकटन है उनमें एक्यूमुलेट होता जाता है, बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेशन हो जाती है। उसके बाद जो स्मॉल फिशेज हैं जो जू प्लैंकटन्स को खाती हैं, उनमें ही और ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि लेट्स से कि एक जू प्लैंकटन में 0.04 पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम उसके अंदर डीटीटी था। अगर एक स्मॉल फिश 100 जू प्लैंकटन्स को खाती है एक बार में, सो उसके अंदर 4 पार्ट्स पर मिलियन डीडीटी आ जाएगा। और ये एक फिश है, जब ये दोबारा से एक्सक्रीशन एक्सेट्रा के बाद दोबारा से फीड करेगी, बार बार खाएगी, तो आपको पता है डीडीटी फैट सोल्यूबल होने की वजह से एक्सक्रीट नहीं होगा, और अगेन एंड अगेन 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 उसकी बॉडी में ये स्टोर होता जाएगा और ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर मैंने ये एग्जांपल ज़्यादा लिया है, बट यू कैन सी कि धीरे धीरे इसके अंदर 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कई गुना ज़्यादा इसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब इसको जब लार्ज फिश खाएगी, लाइक जो हमारी छोटी मरीन फिश है उसे शार्क एक्सेट्रा खाती है, उसके अंदर ये डीडीटी का कंसंट्रेशन इसी तरह और बढ़ेगा, क्योंकि वो एक तो ज़्यादा फिशेस को खाएगी, ऊपर से एक्सक्रीशन ना होने की वजह से डीडीटी अक्यूमुलेट भी होगा। इसके बाद अब इन लार्ज फिशेस को, शार्क सेक्टर को तो नहीं खाती, बट फिर भी थोड़ी सी लार्ज फिशेस को जो फिश ईटिंग बर्ड्स हैं उन वो पिकअप करती हैं। जब फिश ईटिंग बर्ड्स इन फिशेस को पिकअप करेंगी एंड खाएंगी और धीरे धीरे उनकी बॉडी में एक्यूमुलेशन होगा, तो ये पहुंच जाता है एक हाई कंसेंट्रेशन पे। दिस रीचेज नियरली 25 पार्ट्स पर मिलियन, विच इज़ रियली रियली डेंजरस फॉर बर्ड्स। ये डीडीटी करता क्या है एक्चुअली, ये जो है उनके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। और आपको पता है जो बर्ड्स होती हैं वो एग ले करती हैं, और एग का शेल होता है कैल्शियम का, तो जो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का। तो अगर इनके अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होगी, तो होता क्या है कि जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होने की वजह से इनका जो एग है उसमें कैल्शियम जो है उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। इसकी वजह से जो एग है वो काफ़ी वीक होता है, और कई बार टाइम पूरा होने से पहले, यानी बेबी के जो उनका जो भी ऑफस्प्रिंग है उसके पूरी डेवलपमेंट से पहले ही ये क्रैक हो जाता है, एंड जो डेवलपमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। ये इसकी वजह से इनमें जो है ऑफस्प्रिंग्स की कमी हो जाती है। जितने भी ये हर साल रिप्रोड्यूस करते, उतने ही ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी स्पीशीज जो है वो खतरे में है। We have figure 16.7 right here, relative contribution of various greenhouse gases to total global warming. ग्लोबल वार्मिंग को जो टोटल ग्लोबल वार्मिंग है हमारी, उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे सारे के सारे गैसेस का। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है याद रखना, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो CFC के पीछे पड़े रहते हैं, बट CFC, you have to remember that CFC is just 14% of the total greenhouse gases you can see here, and the major greenhouse gas is carbon dioxide. So अगर क्वेश्चन आता है कि which is the major greenhouse gas, it is carbon dioxide and not CFC or N2O. Methane is also a ग्रीन हाउस गैस, इसको कई बार भूल जाते हैं लोग, बट मीथेन इज रियली इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, रादर इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन N2O and CFC. All right. So this is the final, and all the series of class 12th are complete. इसके बाद हम इंडिविजुअल चैप्टर्स करेंगे, जो जो अगर कोई मुझे कमेंट्स में बता सके कि कौन कौन से चैप्टर्स उनको चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। एल्स मैं अपने हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं मैं उनके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लास 11th की सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के मैंने वीडियो बनाई है, तो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब क्लास 11th की प्लांट एनाटॉमी। सो आज या कल से आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, सो गो एंड वॉच दोस। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लें, अगर आपके काम की कोई वीडियोस हो तो प्लीज़ वॉच दोस। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इट विल बी अ ग्रेट सपोर्ट। दिस इज़ अ न्यू चैनल, इट नीड्स योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।